हाँ जी। तो एपिसोड 4 तो एक क्लिफ हैंगर पे खत्म हो गया था। साथ में बहुत सारे सवाल भी रह गए थे। तो चलो जल्दी से एपिसोड 5 शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। नंदिनी का केस रीट्रायल पे चला गया है और चेलप्पा की टीम से ही एक सीनियर एडवोकेट नंदिनी से सवाल पूछने आया है। वो पूछता है कि नंदिनी ने गुणा को वहाँ किस इरादे से बुलाया था। इस पे नंदिनी बोलती है कि उसने गुणा को वहाँ मारने के लिए बुलाया था और वहाँ से चली जाती है। इधर सक्करई मूर्ति को सब कुछ बता देता है जो प्रियंवदा ने उसे बताया था, लेकिन मूर्ति को इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि 8 लड़कियों ने चेलप्पा का मर्डर इसलिए किया क्योंकि जब वो छोटी थी तब चेलप्पा ने उनका शोषण किया था। इस बात से सक्करई अभी भी टूटा हुआ है। उसने मालती और सुंदर को भी अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया है और उसका कहना है कि अपने जज्बात एक तरफ रख के पुलिस वाले की तरह सोचना होगा, सच सामने लाना होगा और उन लड़कियों को जेल से छुड़वाना होगा। अब सक्करई और मूर्ति चेलप्पा के कॉटेज जाते हैं तफ्तीश करने के अगर कोई सुराग पहले छूट गया हो तो शायद मिल जाए। सक्करई के एक बात समझ नहीं आ रही है कि क्या चेलप्पा के वहाँ जाने से पहले ही मुत्थू अंदर आ गई थी या चेलप्पा ने खुद मुत्थू के लिए दरवाजा खोला और उसको अंदर बुलाया। सक्करई उस अलमारी को देख रहा होता है जहाँ मुत्थू पुलिस को मिली थी। ये अलमारी एक बिल्ट इन अलमारी है, मतलब दीवार में ही परमानेंट बना दी गई है। लेकिन यहाँ एक बात सक्करई नोटिस करता है कि अलमारी की जो चौड़ाई है, मतलब आगे से पीछे तक का हिस्सा, वो सिर्फ 2.5 फीट का है, लेकिन अगर बाहर से नापा जाए तो दीवार 8 फीट की है, तो बाकी का 5.5 फीट कहाँ है। अब सक्करई अलमारी के अंदर बैठ के उसके पीछे वाले हिस्से को खोलने की कोशिश करता है और वो पीछे से खुल जाती है और उसके अंदर एक रास्ता है। वो रास्ता एक सुरंग में खुलता है जहाँ सक्करई और मूर्ति को एक जला हुआ लैपटॉप और फाइल्स मिलती हैं। शायद ये वही चेलप्पा का लैपटॉप है जिसके बारे में असिस्टेंट ने बताया था। और ये सुरंग बाहर समंदर की तरफ खुलती है और वहाँ से कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है। तो घर के दरवाजे अंदर से बंद होते हुए भी खूनी आराम से खून करके जा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अलमारी बाहर से किसने बंद की। यहाँ पता चलता है कि सन 1700 में अंग्रेजों से भी पहले डच लोगों का यहाँ कब्जा था और वो कॉटेज ऑफिसर्स क्वार्टर थी और वो सुरंग उसी टाइम की बनी हुई है जिसे बटलर टनल भी कहा जाता है। मतलब अंग्रेजों की होने वाली पार्टीज में इंडियन खाना बनाएं, गुलामी करें, लेकिन उन पार्टीज में दिखना नहीं चाहिए, इसलिए किचन और डाइनिंग एरिया के बीच ऐसी सुरंगें बनाई जाती थी। 20 साल पहले तक वो जगह एक खंडहर थी और चेलप्पा ने रेनोवेट करवा के उसे अपना कॉटेज बनाया। सक्करई घर जाता है तो मालती उससे चेलप्पा के केस के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि टीवी पे बार बार मुत्थू का दिखाया जा रहा है कि वो कॉटेज में थी, तो मुत्थू का केस से क्या कनेक्शन है, वो कॉटेज में क्यों गई थी। लेकिन सक्करई बोल देता है कि अभी फिलहाल जांच चल रही है तो वो कुछ भी नहीं बता पाएगा। अब सक्करई मालती को उस सुरंग की फोटोज दिखाकर पूछता है कि क्या उसे सुरंग के बारे में पता था, लेकिन मालती बोलती है कि वो कॉटेज चेलप्पा ने सुंदर के लिए खरीदा था, लेकिन सुंदर वहाँ कभी गया ही नहीं, इसलिए चेलप्पा ने उसे अपना प्राइवेट ऑफिस बना लिया। और उस सुरंग के बारे में मालती को कुछ भी नहीं पता है और चेलप्पा को भी नहीं पता होगा, क्योंकि अगर पता होता तो वो मालती को जरूर बताता। अब इस बात पर सक्करई मालती से बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ बातें चेलप्पा ने मालती को ना बताई हो। इतने में फर्नांडिस धामू को पकड़ के ले आता है, क्योंकि जब सक्करई धामू को पकड़ रहा था और धामू भाग गया था तब फर्नांडिस देख रहा था और जैसे ही उसे धामू मिला तो वो उसे पकड़कर सीधा चेलप्पा के घर पे ले आया। अब मालती को ये सारी कहानी पता नहीं थी तो उसे ये बहुत अजीब लगता है कि सक्करई धामू के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। धामू मालती से अकेले में बात करना चाहता है, लेकिन सक्करई बोलता है कि उसे वहीं उसके सामने ही बात करनी होगी। सक्करई धामू से पूछता है कि जब तावीज उसके लिए इतना जरूरी था तो उसने वो क्यों उतारा, सिर्फ सुंदर की मदद करने के लिए तो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी। इस बात पे धामू बोलता है कि हाँ, चेलप्पा की चिता को आग देने के लिए उसने वो उतारा था, क्योंकि एक बेटा ही बाप की चिता को आग देता है। ये सुनते ही मालती धामू को एक थप्पड़ मार देती है और पूछती है कि उसने क्या कहा। धामू बताता है कि उसकी माँ ने मरने से पहले बताया था कि चेलप्पा ही धामू का बाप है। अब ये चेलप्पा जिसको सब इतना अच्छा आदमी समझते थे वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा था और किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी।
इधर सरोजा नंदिनी से बोलती है कि उसे पता चला कि नंदिनी का केस रीट्रायल पे चला गया है। इस बात पर नंदिनी बोलती है कि अदालत में बार बार वही सब दोहराने से अच्छा है कि वो वहीं जेल में रह ले। तो सरोजा उसको समझाती है कि अगर वो ऐसा सोचेगी तो जेल में रहने की आदत उसको पड़ जाएगी, और उससे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है बाहर, जिसके बारे में वो सोचे कि बाहर उसका बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है और जेल से निकलने की कोशिश करे। नंदिनी बताती है कि स्कूल टाइम से उसे एक लड़का पसंद करता है और जेल में होने से भी उस लड़के को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नंदिनी कंफ्यूज थी कि वो उसे पसंद करती है भी या नहीं। यहाँ वो सक्करई की बात कर रही है। इतने में एक धमाके की आवाज आती है और सब भागते हैं। असल में किचन सिलेंडर फट गया है, जो सब गांधारी का किया धरा है। नंदिनी जब वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है मुप्पी फर्श पे पड़ी हुई है और उसे झटके आ रहे हैं, और बाकी सारी लड़कियां जो वैसे तो एक दूसरे की कभी मदद नहीं करती, चाहे जो भी हो जाए, सबको मुप्पी के पास से हटा रही हैं। नंदिनी को ये बात काफी अजीब लगती है। खैर, मुप्पी को नर्स के पास ले जाया जाता है और पीछे से नाची आकर वार्डन की आवाज में चिल्लाती है कि आग में एक बच्चा घायल हो गया है तो नर्स को उसके पास जाना चाहिए, और नर्स के वहाँ से जाते ही मुप्पी एकदम ठीक हो जाती है। मतलब ये सब कुछ इनका पूरा नाटक था और ये लोग कुछ तो करने वाली है। अब सारे लोग जो हैं वो इस आग और भगदड़ में बिजी हो गए हैं, पुलिस वाले, कैदी, सभी लोग, और मुप्पी मौका देख के चुपचाप से एडमिन रूम में घुस जाती है। नंदिनी की नजर इन लड़कियों पे बनी हुई है। मुप्पी किसी की फाइल ढूंढ रही है जिसका नंबर उसे याद है। फाइल तो मुप्पी को मिल जाती है, पर इतने में भानु वहाँ पर फर्स्ट एड किट लेने आ जाती है। भानु समझ जाती है कि वहाँ कोई है और मुप्पी भानु से छुपने की कोशिश करती है। तभी नंदिनी वहाँ आके भानु को बोलती है कि वार्डन भानु को ढूंढ रही है। भानु वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद नंदिनी मुप्पी से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही है। मुप्पी बोलती है कि इस सब के लिए टाइम नहीं है और वहाँ से बिना कुछ बताए चली जाती है। यहाँ फॉरेंसिक टीम को सुरंग में एक रेलिंग पे फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं और ये फिंगरप्रिंट्स उन 8 लड़कियों से मैच कर रहे हैं। मतलब 8 लड़कियां उस रात सुरंग से कॉटेज में गई थीं। लेकिन एक फिंगरप्रिंट जो है वो रेलिंग के दोनों तरफ है और सेम डायरेक्शन में है, लेकिन रेलिंग इतनी चौड़ी है कि एक साथ दोनों तरफ की रेलिंग को पकड़ना नामुमकिन है, जिसका मतलब है कि वो इंसान 2 बार उस रास्ते से गया था, एक बार लेफ्ट साइड की रेलिंग को पकड़ के और एक बार राइट साइड की रेलिंग को पकड़ के। और वो फिंगरप्रिंट जो है वो मुत्थू का है, मतलब मुत्थू उस रात 2 बार कॉटेज में गई थी। इधर फॉरेंसिक टीम कुछ चीजों को लेके परेशान है। जिस गन से चेलप्पा का मर्डर हुआ वो एक अनरजिस्टर्ड गन है, यानी कि वो लड़कियां भी खरीद सकती हैं, या हो सकता है वो चेलप्पा की हो। चेलप्पा की राइट हथेली और हाथ पे गन पाउडर मिला है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि चेलप्पा ने गोली खुद चलाई, लेकिन सक्करई ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ एक बात हो सकती है कि मुत्थू ने चेलप्पा के हाथ में गन पकड़वा के जबरदस्ती गोली चलवा दी, जो बहुत मुश्किल है। चेलप्पा काफी लंबा चौड़ा आदमी है और मुत्थू के लिए उस पे काबू पा पाना बहुत मुश्किल बात है। तो हो सकता है कि मुत्थू ने उसको किसी तरह से बेहोश कर दिया हो, लेकिन ऑटोप्सी में ना तो चेलप्पा की बॉडी पे मारपीट का निशान है और ना ही जहर या नींद की गोली उसके ब्लड में मिली। मूर्ति बोलता है कि अगर एक FIR फाइल की जाए कि चेलप्पा खुद अपनी मौत का जिम्मेदार है तो लड़कियां छूट जाएंगी। फॉरेंसिक प्रूफ भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सक्करई अब एक थ्योरी बनाता है कि 10 साल बाद वो लड़कियां एक दूसरे से फिर से मिली और कॉटेज में आके चेलप्पा से सवाल पूछे होंगे कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो सिर्फ बच्चियां थीं, वगैरह वगैरह। और ये सब सुन के चेलप्पा गिल्ट में चला गया होगा और लड़कियों से माफी मांग रहा होगा, रो रहा होगा, लेकिन वो सब वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन मुत्थू वापस आती है और फिर से चेलप्पा से सवाल पूछती है और चेलप्पा अपनी गन निकाल के गोली चला देता है और मुत्थू अपने सामने चेलप्पा की मौत देख के शौक में आ गई होगी और गन उठा के अलमारी में बैठ गई। शौक में इंसान कैसा रिएक्ट करेगा किसी को नहीं पता, लेकिन बात अभी भी वही है कि अलमारी का दरवाजा बाहर से किसने बंद किया। अब सक्करई जाके ये पूरी बात DIG को बताता है। DIG बोलता है कि ये सब अगर हमने बताया तो हमारी बात पे ये शहर भरोसा नहीं करेगा। सब चेलप्पा को भगवान मानते थे, लेकिन अगर लड़कियां बयान दे देती हैं कि उनके साथ क्या हुआ और चेलप्पा के कॉटेज में क्या हुआ तो बात बन सकती है। इसलिए सक्करई जेल में उन लड़कियों से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ उनसे झूठ बोला जाता है कि उनको और नंदिनी को वार्डन ने बुलाया है। और जैसे ही वो सक्करई को देखती हैं तो भड़क जाती हैं कि नंदिनी पुलिस वाले के साथ मिली
खुली हुई है। नंदिनी उन सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसे पता है कि उन लोगों ने बचपन में क्या दुख झेला है, और फिर नंदिनी उन लड़कियों को अपनी कहानी बताती है कि बचपन में उसके और उसकी बहन के साथ उसके चाचा ने ही गलत किया था और अपने चाचा के खून के लिए ही वो अभी जेल में है। और नंदिनी उनसे बोलती है कि उन्हें पता है कि चेलप्पा ने उन लड़कियों के साथ बचपन में गलत काम किया था। अब सक्करई उन लड़कियों को बताता है कि उनके फिंगरप्रिंट्स कॉटेज की टनल में मिले हैं, लेकिन उन्होंने चेलप्पा को नहीं मारा। चेलप्पा ने खुद ये किया है, लेकिन जेल से निकलने के लिए उन्हें बताना पड़ेगा कि उस रात कॉटेज में क्या हुआ था, तभी सक्करई उन्हें वहाँ से बाहर निकाल सकता है। अब वो लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और गांधारी इशारा करती है कि बता देना चाहिए, और वो लोग याद करती हैं कि जब वो छोटी थी उन्हें रात के अंधेरे में मुर्गियों के साथ एक गाड़ी में कहीं लाया गया और फिर दूसरी गाड़ी में बैठाया गया, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे की कहानी मिस नहीं करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना ताकि मुझे भी अच्छा लगे। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।